अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी ना किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है। और यहां का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ऑन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक, हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। अब यहां आपको लगता होगा कि यह सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन यह एम्पायर जो आज हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़ियां 150 साल पीछे जाकर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया। एक ग्लोबल पा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 3,45,000 अरब, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में बात की जाए तो यह नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वह एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल स्टेट सर्विस तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं, बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ ₹1 से किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और उन्होंने 1,76,800 के थे। तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वह बेचते थे वह ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीदकर कपड़े की सूरत में बेचती थी। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वह एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑनेल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई, तो उन्होंने सस्ते दामों वो ऑनेल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने अब मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का गढ़ था, जिसको कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में एस्टेब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बम्बे के लोगों ने उनको कॉटन की मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बम्बे कॉटन की मार्केट का हब है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों एस्टेब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थीं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं होता था। दूसरा रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक्स हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला नहीं था। तीसरा रीजन था मजदूरों की अवेलेबिलिटी, क्योंकि बम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड ज्यादा थी। इसी वजह से वहां अक्सर मजदूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ ज्यादा होने की वजह से वहां पर उनका रेट भी ज्यादा होता। पर नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से यहां रेट बहुत कम थे और अवेलेबिलिटी ज्यादा। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहां के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे। उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बात बात पर छुट्टी कर लेते हैं और ज्यादातर दिनों में ऐसा भी होता था कि 20 पर से ज्यादा वर्कर छुट्टी पर होते थे। यह बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान किए रखती थी, लेकिन उन्होंने इस मसले के सल्यूशन के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया
जो आज के मॉडर्न एरा में भी तसव्वुर करना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने, उनकी सैलरीज काटने के बजाय उन्हें मजीद फैसिलिटी देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की कि उनकी फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डेज भी रखे गए। ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। यानी यह सब कुछ आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात यह कि उनकी यह स्कीम काम भी कर गई। वर्कर्स खुद को वैल्यूड फील करने लगे। वह कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है, और अपना यही मिशन लिए वह कोशिश करते गए। उन्होंने मजीद कंपनीज लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें सबसे ए क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। जमशेद जी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वर्म की ब्रीड इंडिया में लेकर आए। लेकिन मसला था कि यह सिल्क वर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने की काबिलियत रखते थे। इंडिया में उनका सरवाइव करना काफी मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फर्म एस्टेब्लिश किया, जहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वर्म के लिए काफी बेहतर तो था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थीं। इन मसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क वर्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेद जी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेद जी ने टाटा सिल्क की सूरत में इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है, और यह सब उन पहले एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन यह आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वह अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो पूरी तरह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। उनके टोटल 4 ख्वाब थे: आयरन और स्टील की, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर। सिर्फ होटल ही वह ऐसा सपना था जिसको वह पूरा होते देख पाए, और यह था द ताजमहल होटल, जो 1903 में कंप्लीट हुआ था। जब ताजमहल होटल 1903 में कंप्लीट हुआ था, पहली बार खोला गया, तो यह इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ भी इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरुआत में ताजमहल होटल के रूम्स का रेंट सिर्फ रुपए हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार जमशेद जी को बंबई के मशहूर वॉटसन्स होटल, जिसको आज एस्प्लेनेड मेंशंस भी कहा जाता है, में जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नामी एक राइटर ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेद जी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर बम्बे से काफी लगाव था और वह अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताजमहल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसके हर रूम से समंदर का नजारा इस तरह दिखाई दे कि ऐसे मालूम हो कि होटल समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। उस दौर में ब्रिटिशर्स तेजी से पूरे ब्रिटिश इंडिया में रेलवे नेटवर्क बिछा रहे थे, जिसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेद जी का ख्वाब था कि वह इंडिया में ही स्टील मैन्युफैक्चर करें। इसके चलते उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व्स को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 साल तक यह तलाश जारी रही और बिल आखिर बंगाल में आयरन रिजर्व्स मिल गए। 19,995 पर स्टील प्लांट का आगाज कर दिया गया।
लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते हुए देखना जमशेद जी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेद जी की डेथ हो गई और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर में इसी प्लांट के जरिए ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टील्स की डिमांड को पूरा किया। दोराबजी टाटा की सरब में टाटा ग्रुप मजीद तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी एस्टैब्लिश कर दी गई। जहां अनटोल्ड स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।